पढ़ाई की चिंता, रिटायरमेंट की चिंता, इनके अलावा भी आपके कई ऐसे गोल्स होते हैं जो समय समय पर आकर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ देते हैं। योर मनी आपको निवेश की सही राह बताने के साथ साथ आपके आर्थिक लक्ष्य पहचानने में भी मदद करता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शो की शुरुआत करते हैं आपके काम की खबर के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले हफ्ते 2 सेविंग स्कीम लॉन्च करेंगे। किसान विकास पत्र को रीलॉन्च करने के साथ लड़कियों के लिए नई बचत स्कीम लॉन्च की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन स्कीमों पर बेहतर जमा दर और टैक्स छूट दी जा रही है। किसान विकास पत्र में निवेशकों को 100% ज्यादा ब्याज मिलेगा और इससे पहले के मुकाबले 1 से 2% ये ज्यादा है। अच्छी खबर ये भी है कि किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी अब 103 से घटकर 100 महीने की होगी। 2011 में किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था, लेकिन नई सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया है। तो ये एक बेहतरीन निवेश का विकल्प आपके सामने आएगा, जिसकी और डिटेल्स हम आगे चल के जैसे ही सरकार देगी वैसे ही हम योर मनी पर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और योर मनी में हम आपको हमेशा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े गुर सिखाते हैं, लेकिन आज शो की शुरुआत करते हैं आपको घर बैठे पर्सनल फाइनेंस करने के लेसन्स के साथ। जी हां, टेक्नोलॉजी और अपने स्मार्टफोन की मदद से कैसे बन सकते हैं घर बैठे आप अपने फाइनेंशियल प्लानर, इस पर करते हैं चर्चा हर्ष से। हर्ष, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही है और बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई सारे बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को हम घर बैठे टेक्नोलॉजी के जरिए पर्सनल फाइनेंस के गुर क्यों ना सिखाएं योर मनी पे। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी यहाँ पर किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से हम पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत कर सकते हैं। वो क्या क्या एरियाज है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना होगा। कविता, अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो पूरा प्रोसेस जो है वो आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले है कि जब आप शुरू करते हैं निवेश करना, जब आपने सोचा कि मुझे अभी पैसे जमा करने हैं, मेरे पास सरप्लस है और मुझे पैसे जमा करने हैं, तो पहला सवाल जो आता है कि वो आप शुरू कहाँ करें। आप कितना इक्विटी में करेंगे, कितना डेट में करेंगे। तो ये हो गया आपकी प्री प्लानिंग एंड एसेट रिस्क प्रोफाइलिंग जो एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आप ये कैलकुलेशन करते हैं कि आप किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, वो रिटायरमेंट होगा या कुछ होगा। तो वो कैलकुलेशन आता है और फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेशंस करने होते हैं आपको कि आपको कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के तौर पे। तीसरा आता है जब एक्चुअली आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो वहां भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेज है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। आपने अभी इन्वेस्ट कर लिया है तो आपको एक इफेक्टिवली उसे रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पे आपको एक उसका डेटा बना के रखना है। ये एक लास्ट फेज हो गया जो एक रिकॉर्ड कीपिंग का साथ ही उसे ट्रैक भी करना होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो एक एक करके इनको इलैबोरेट करके हम समझेंगे। सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग की आपने बात की। मुझे एज एन इन्वेस्टर कैसे पता चलेगा कि मैं कितना जोखिम उठा सकती हूँ, किस तरह के इन्वेस्टर को कितना जोखिम उठाना चाहिए और कैसे फिर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करें टेक्नोलॉजी की मदद से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कविता। हम जितने भी क्लाइंट से कभी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो बोलते हैं हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम अभी रिस्क लेके हम बहुत अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। सो एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। जितनी आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट इक्विटी में करेंगे, बाकी डेट में, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन बनता है। सो ये रिस्क एपेटाइट है क्या। ये हमें सबको एक अंदाजा होता है कि आई कैन टेक रिस्क, लेकिन जब कोई मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर हम ये एसआईपी के जो डेटा देखते हैं 2008 और 2014 के बीच में, सारी एसआईपी जो थी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क ले सकते हैं वैसे सोच के जो इन्वेस्ट किए थे, वो सारी एसआईपी धीरे धीरे बंद हो गई थी। बल्कि वो दैट वाज द टाइम जब आपको इन्वेस्ट करना था। सो ये एक मेथोडोलॉजी आपको डेवलप करनी है। काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो आपसे कई सवाल पूछते हैं। वो सवालों के जिस प्रकार आपने जवाब दिए हैं उसके बेसिस पे आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग जनरेट करते हैं। सो ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होती हैं जिससे आपकी एक प्रोफाइलिंग पता चल जाती है। तो ये ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, कई फ्री भी हैं और कई आपको सब्सक्राइब करके पेमेंट करके लेना होता है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास वो टूल्स होते हैं। जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो वो आपको इस प्रोसेस के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग अगर मुझे करनी है, मैं किसी टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी माध्यम के जरिए मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मुझे उसमें डालनी होगी और कैसे फिर वो रिस्क प्रोफाइलिंग मुझे पता चलेगी। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है। आप इसे स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड नहीं है। वो क्वेश्चनर का जो पर्पस है वो ये जानने का है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा,
लेकिन जब 2008 का क्रैश हुआ था, हमने देखा था जो ज्यादा रिस्क ले रहा था उसको लॉस हो रहा था। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड एक नजरिया है, दूसरा है रिस्क एंड लॉस। तो लॉस टेकिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी। सो आपको एक जनरलाइज्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके अगर ये सिचुएशन हो तो आप रिएक्ट कैसा करेंगे। उससे वो लिंक करते हैं कि ऐसा ही आप अगर इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते होते और ऐसा लॉस होगा तो आपकी रिस्क टेकिंग लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी रिस्क एपेटाइट कितना इक्विटी कितना डेट ये सारा एलोकेशन फिर वो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। लेकिन जनरली किस तरह के इन्वेस्टर को कितना रिस्क लेना चाहिए? वेल ये तो इन द एब्सेंस ऑफ ये सारे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल रहे हैं, जो कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है, उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो थंब रूल्स हैं। exactly. अगर हम बोले कि अगर कोई 30 इयर्स के हैं तो वो उनके पास अर्निंग यंग है, उनके पास अर्निंग लाइफ लंबी है, गोल्स जो है वो लंबे हैं, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि 70% उनका इक्विटीज में होना चाहिए, 30% डेट में होना चाहिए। सो ये एक थंब रूल्स हैं, बट ये डिफर करेंगे इंडिविजुअल से इंडिविजुअल। सो अगर आपके पास एक्सेस है जहां पे आप ये स्पेसिफिक आपके हिसाब से वो क्वेश्चनर भर के आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट करके आप एक अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट या रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकें तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। एग्जैक्टली तो अपने थंब रूल्स को तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ साथ इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग पता चल जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भविष्य के गोल्स जो आपके हैं, जो आपके आर्थिक गोल्स है, उनके लिए निवेश स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। मेरे ख्याल से ये दूसरा स्टेप है जो आपने बताया है। अब गोल्स डिसाइड करना सबसे पहला काम होता है किसी भी निवेश रणनीति की शुरुआत करने से पहले। लेकिन कईयों को बड़े बड़े गोल्स तो अपने पता होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि जरूरी भी होते हैं, उनको कैसे आंका जाए, उनके लिए कैसे राशि तैयार की जाए, इन्फ्लेशन महंगाई को कितना काउंटिंग किया जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता है। तो यहां किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? वेल कविता, अगर हम एक स्टेटमेंट हम कई बार सुनते हैं, आई वांट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। नाउ दिस इज ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपको रिटायरमेंट के लिए कितना सेव करना है, आपकी कितना काफी होगा और आपको कब रिटायर होना है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये आपको फीड इन करने होंगे। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आज है वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं रहने वाली। बिल्कुल। सो ये एस्टिमेशंस आप अगर फाइनेंस से हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से आप मैन्युअल कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन अगर ट्रैक करते हैं। दूसरा नजरिया कि ऐसे कैलकुलेटर्स आपको लगभग बहुत फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, इसे पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पे भी ये कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के वेबसाइट पे दिए गए हैं। सो आपको ये डिसाइड करना है, उसमें सिर्फ डेटा फीड करना है कि प्रेजेंट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप रिटायर कब होंगे और इन्फ्लेशन रेट क्या लेते हैं। तो अगर आपका एक एक्स अमाउंट आज की तारीख में खर्चा हो रहा है, 20 साल बाद वही अगर सेम लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है तो कितना खर्चा आएगा। सो ये आपको कैलकुलेटर्स डिसाइड कर लेते हैं। वो आपको वेरी सिंपल टू यूज फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेटर्स हैं। फिर उस बेसिस पे जब आपने एसेट एलोकेशन बना लिया अपना फर्स्ट स्टेप में, तब आप वो अपने एसेट्स फीड करते हैं कि आप इतना अगर इक्विटी में करते हैं, इतना डेट में करते हैं, तो आपको वो जो टूल है वो आपको ये भी जनरेट करके बता सकता है कि आप कितना इन्वेस्ट अगर हर महीने का करते हैं तो आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। सो ये एक राइट तरीका है। सिर्फ बोलना कि मुझे रिटायरमेंट के लिए करना है, मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए करना है, लेकिन कितना करना है और कब चाहिए आपको, वो पैरामीटर्स आपको ये टूल्स, ऑनलाइन टूल्स आपको हेल्प करते हैं। सो कोई भी अपना खुद अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया, सेकंड स्टेप आपको फिर ये कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल। निवेश की तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस जो आपका प्रोटेक्शन है उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आसान कर सकते हैं? कई लोग हैं जैसे कि अक्सर यूरोप में भी सवाल पूछते हैं लोग, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनके पास, तो कैसे ई इंश्योरेंस के जरिए क्या उनकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी ई इंश्योरेंस में सभी अपने इंश्योरेंस प्रोफाइल को इकट्ठा कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर हम इंश्योरेंस की भी बात करते हैं तो वहां भी ये हो जाता है कि आप एक एडिक्वेट इंश्योरेंस खरीदिए, मतलब जितना आपका जरूरत है उतना लीजिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जरूरत कितनी है। एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी फैमिली के लिए। अगर आप इनवैल्यूएबल है, मतलब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, आप अपनी फैमिली के लगा सकते हैं। सो द आइडिया है कि आप ऐसे ही कैलकुलेटर आते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर्स हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी। वो कैलकुलेट आपको एग्जैक्टली करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको कितना प्रोविजन अपनी फैमिली के लिए बनाना है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपकी इनकम क्या है। तो उसमें आप वो डेटा फीड करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज की जो वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स होते हैं वो आपको एक फिगर जनरेट करके बताते हैं कि आप इतना कवरेज ले लेंगे तो आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती है। Right. तो वो कैलकुलेटर्स अगेन है। सो इससे क्या फायदा होता है कि आप अंडर इंश्योर्ड नहीं रहते और आप ओवर इंश्योर्ड भी नहीं होते।
अगर एडिक्वेट इंश्योरेंस आपके पास कम इंश्योरेंस है तो सीरियसली प्रॉब्लम है। अगर आपके बहुत ज्यादा इंश्योरेंस है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अपने जो आप ज्यादा प्रीमियम भर रहे हैं फॉर समथिंग जो आपको जरूरत नहीं है। सो आप वही पैसे अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटायरमेंट के लिए आप कोई और पर्पस के लिए सेव करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो ये टूल्स आपको फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है। इनफैक्ट एक मार्केटिंग टूल है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सो वो उसके बेसिस पे यूज करते हैं। क्लियरली यहाँ पर और एक सवाल है मेरा आपसे, हमने निवेश की रणनीति डिसाइड कर ली, लेकिन अगर मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के जरिए मैं निवेश कर सकती हूँ। क्या इस तरह भी टेक्नोलॉजी की मदद से निवेश की शुरुआत की जा सकती है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई वुड से कि ये एक एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस रीसेंट टाइम्स में हुआ है। आप इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑनलाइन खरीदते हैं, हम ऑनलाइन टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं। कंपनीज बहुत सारा खर्चा बचाती है क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है। सो ये कॉस्ट जो बचाती है वो पॉलिसी होल्डर्स को पास ऑन करती है, तो आपके प्रीमियम कम लगता है आपको। सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर्स को पास ऑन किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी आप अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो रात को आप 2 बजे आपको ध्यान आता है आपको करना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है, आप ऑनलाइन जाके अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो वो सुविधा आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिंग के लिए मिल चुकी है। और साथ ही आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। खुद आप मनी कंट्रोल की साइट पर जाके अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड तो आप खरीद ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की भी नॉलेज जो खरीदे जा सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको सस्ते में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इन स्मार्ट टिप्स के साथ आप भी समय के साथ साथ कदम ताल मिलाते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे नासिक से अतुल महाजन का सवाल, जिनके आर्थिक लक्ष्य तो तय हैं लेकिन निवेश की राह अभी तक तैयार नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। आपका फिर से स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ हर्षवर्धन रुंगटा बने हुए हैं। नासिक से अतुल महाजन ने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है और इनके सवाल की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। 31 साल की उम्र है इनकी और सालाना आय 3.5 लाख रुपए है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो मेंशन किया है उसके मुताबिक 10 लाख सम एश्योर्ड वाली LIC की जीवन अनुराग पॉलिसी है इनके पास और 40 लाख का कोटल लाइफ टर्म प्लान लिया हुआ है इन्होंने अपने कुछ आर्थिक लक्ष्य भी यहाँ पर हमें भेजे हैं, जिसमें से 2030 में 15 लाख इनको चाहिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, 2040 30 लाख चाहिए बच्चों की शादी के लिए और 2045 तक 75 लाख चाहिए रिटायरमेंट के लिहाज से। म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं। अब तक कोई निवेश रणनीति इन्होंने अपनाई नहीं है। चलिए अतुल का सवाल हम हर्ष से पूछते हैं कि किस तरह की राय वो उन्हें देना चाहेंगे। टर्म प्लान इन्होंने लिया हुआ है अपने लिए, लेकिन पहले इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पे जाते हैं। हेल्थ प्लान मेरे ख्याल से इनको रेकमेंड करना बेहद अनिवार्य है। अगर उन्होंने लिया नहीं है तो हमें जानकारी उसकी नहीं दी है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फैमिली में इनके बच्चे हैं और वाइफ है, तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान आपको लगता है कि रेकमेंड किया जा सकता है? वेल, अगर एक ऑब्वियस है कि आपको एक हेल्थ प्लान जो हॉस्पिटलाइज एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट पॉलिसी है वो उनको लेनी जरूरी है। अगर इनकी कंपनी ने इन्हें इंश्योर कर रखा है फिर भी ये जरूरी है अतुल जी कि आप थोड़ा मेडिक्लेम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने LIC जीवन अनुराग पॉलिसी ले रखी है जिसमें आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है। इसे आप एक डेट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करके आप कंटिन्यू करिए। एक चाइल्ड प्लान है जिसमें आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ द पेरेंट। तुरंत सम इंश्योर्ड मिल जाता है और फिर जो आपने ओरिजिनल टर्म लिया है पॉलिसी का जितनी साल की है उसके अंत में भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपको पॉलिसी में बेनिफिट्स हैं वो उस समय भी आते हैं। तो ये चाइल्ड प्लान है जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक इनके पोर्टफोलियो और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात है, जो आपने सारे गोल्स एनलिस्ट किए हैं, ये सारे गोल्स आपके 5,000 रुपए अगर आप हर महीने का निवेश करते हैं तो आप ये सारे गोल्स मीट कर लेंगे। ये आपने बहुत अच्छा एक और आपको एक कमेंट करना चाहूंगा कि आपने बहुत स्पेसिफिकली अपने सारे गोल्स को टाइमलाइन भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, तो ये कैलकुलेशन करना आपको सजेस्ट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पढ़ाई और शादी का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन 2045 तक इन्होंने सिर्फ 75 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए रखे हैं। क्या उस वक्त तक ये रकम इनके लिए पर्याप्त होगी? वेल, अगर कविता हम इनका कैलकुलेशंस देखें तो अगर इन्फ्लेशन इन्होंने ऐड नहीं किया है तो डेफिनेटली करना चाहिए। और करंटली इन्होंने बताया कि ये 3.5 लाख सालाना इनकी इनकम है और ये उसके हिसाब से अगर देखें तो 75 लाख शायद शुड बी ओके। बाकी अगर इन्फ्लेशन उन्होंने नहीं इंक्लूड किया है तो इन्फ्लेशन जरूर इंक्लूड करके अमाउंट आपको चेंज करना होगा। सो एक चीज जो ये कर सकते हैं कि इनकी आज जो इनकम है वो लगभग 30,000 रुपया महीना है।
हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनके जो गोल्स मीट करने हैं, करंट जो वैल्यूएशंस हैं, उनके बेसिस पे इन्हें 5,000 रुपए हर महीने का करना है। ठीक है। तो आई एम श्योर ये इससे ज्यादा सेव कर सकते होंगे। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है 15 साल बाद। बिल्कुल। सो ये डेफिनेटली इक्विटी का जो कंपाउंडिंग बेनिफिट्स है ये इन्हें इक्विटी में करना चाहिए। और 5,000 रुपए इन्हें 2 स्कीम्स हम बता सकते हैं। 3,000 रुपीज आईसीआईसीआई डायनेमिक प्लान में करें और 2,000 रुपीज आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में करें। सो दोनों एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। सो इन्हें रिव्यू थोड़ा एक्टिवली करना होगा। इन्हें वंस इन 2 इयर्स अगर ये रिव्यू करते हैं सो इनके लिए ठीक होगा। तो इक्विटी एक पोर्टफोलियो बने। अगर 5,000 से ज्यादा निवेश कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इन्हीं स्कीम्स में बढ़ा लें। सो इफ ही वांट्स टू इन्वेस्ट, अब समझ लीजिए 8,000 रुपए महीने कर सकते हैं, तो ये 4,000 करके दोनों में निवेश कर सकते हैं। तो अतुल, यहाँ पे आपको क्लियरली 5,000 रुपए हर महीना निवेश करने की सलाह दी जा रही है और साथ ही जो फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं वो है आईसीआईसीआई डायनेमिक प्लान और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। चूंकि मेरे ख्याल से आप पहली बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो क्या क्या औपचारिकताएं इनको यहाँ पर पूरी करनी होगी? पहले इन्हें केवाईसी ऑब्वियसली पूरा करना होगा। तो केवाईसी के लिए इन्हें पैन कार्ड का कॉपी, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, दीज आर द 3 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। ये केवाईसी कोई भी रजिस्ट्रार के कर सकते हैं, कैम्स और कार्वी जो इनके पास ऑफिस है, या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में या आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, कहीं भी जाके ये अपना केवाईसी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी कैरी करें तो कि सो वो वेरीफाई कर सके ओरिजिनल के साथ में। केवाईसी सिंपल प्रोसेस है। केवाईसी और एप्लीकेशन अपना म्यूचुअल फंड का साथ में जमा कर सकते हैं, तो इनका केवाईसी भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा और ईसीएस के जरिए इनके हर महीने फिर उसके बाद बैंक से डेबिट हो जाएगा अमाउंट। आपने कहा है कि इनको हेल्थ प्लान लेना जरूरी है, कोई रिकमेंडेशन? वेल, अगर हम करंटली देखें तो हेल्थ जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी पॉलिसीज बेटर हैं। सो ये टाटा एआईजी की मेडी प्राइम या अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ, इन दोनों में से कोई भी पॉलिसीज जिनका इनके विसिनिटी में हॉस्पिटल के साथ कैशलेस टाई अप हो, ये नासिक में रहते हैं तो ये चेक कर सकते हैं कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी की नासिक में हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है बिटवीन टाटा एआईजी एंड अपोलो म्यूनिक। तो इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी अगर ये पिकअप कर लें, उनके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है और प्रीमियम भी कंपेटिटिव है। चलिए, तो अपने पोर्टफोलियो जो है आपका हमने बनाकर दे दिया है आपको अतुल, और जैसा कि आप भी चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, फंड्स कौन से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आईसीआईसीआई डायनेमिक प्लान और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। फिलहाल आपको सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करना है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने निवेश को भी यहाँ बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब योर मनी से मिल गया होगा, और अतुल की तरह अगर आप भी हमें अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें अपना सवाल मेल करें mf@moneycontrol.com पर। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे शिव शंकर पत्रों का सवाल। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। आगे बढ़ते हैं और शिव शंकर पत्रों का सवाल लेते हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए हमसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूछा है और साथ ही जानना चाहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत आएगी तो नहीं। तो यहाँ पे इनकी कुछ डिटेल्स है हमारे पास। इनके परिवार में वाइफ और 2 बच्चे हैं और इनकी सालाना इनकम माफ कीजिएगा 47,000 इनकी मंथली इनकम है, जिसके तहत ये एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। तो हर्ष, टर्म प्लान लेने का इरादा है इनका, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने, लेकिन साथ ही बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्लेम सेटलमेंट को लेके, जो कि मेरे ख्याल से शिव शंकर के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी काफी कुछ जानने में मदद होगी। क्या क्लेम सेटलमेंट एक क्राइटेरिया होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? एब्सोल्युटली कविता, ये समझिए कि इंश्योरेंस जब आप लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप नहीं रहे तो फैमिली उसी पैसे पे डिपेंडेंट होती है, और कोई कंपनी अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती, इंश्योरेंस देते वक्त तो बहुत आसानी से मिल जाता है, क्लेम के टाइम पे अगर आपको दिक्कत आती है और क्लेम आपके परिवार को मिलता ही नहीं है तो पर्पस क्या सॉल्व हुआ पॉलिसी लेने का? और तब तक तो आप जा भी चुके हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फैमिली भी एकदम स्ट्रैंडेड हो जाती है। सो कोई भी कंपनी अगर अपने पॉलिसी होल्डर्स की जो प्रॉमिस दिया है उन्होंने कि क्लेम्स हम देंगे आपके परिवार को और नहीं देती है, तो आपको वो कंपनी से पॉलिसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। Exactly. तो इसका एक पैरामीटर है, हम नहीं कह रहे कि हर क्लेम मिलना चाहिए। इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड जो होते हैं वो ऑब्वियसली डिटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन एक पैरामीटर है, अगर कोई कंपनी 90% एंड अबव उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90% एंड अबव, तो आप उसी कंपनी को चूज करिए।
देखिए है। फ्रॉड हो सकता है 5-10% तक समझ में आता है। ठीक है। सो शिव शंकर जी, आप पॉलिसी जो लेना चाहते हैं वो आप 1 करोड़ का पॉलिसी ले लीजिए और ऐसी कंपनी से लीजिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से अबव है। 4 कंपनी के नाम आपको बता दूं IRDA के रिपोर्ट के बेसिस पे जो 2012 एंड 13 की है। इन 4 कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% एंड अबव है। ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI एंड मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। इन कंपनीज में से आप कोई भी 4 में ले लीजिए। LIC का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है, लेकिन टर्म पॉलिसी थोड़ी महंगी है। तो आप इन 4 प्राइवेट कंपनी में से कोई भी एक सेलेक्ट करके अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। 1 करोड़ का टर्म कवर आपको ले लेना चाहिए शिव शंकर जी, यही आपको सलाह योर मनी से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।